ये कहानी है कोट्टायम केरला की। ये कहानी है एक नास्तिक नौकरी पेशे वाले के.एम. अशोकन, उनकी पत्नी और बेटी अखिला की। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, शेयर का बटन तो अभी दबा दीजिए। अखिला की 12वीं तक की पढ़ाई लिखाई गांव में ही होती है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। और फिर ग्रेजुएशन करने उसे शिवराज हेमोपैथी मेडिकल कॉलेज तेलंगाना भेज दिया जाता है, जहां वो मिलती है अन्य 2 लड़कियों से। उनका नाम भी जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। जिन लड़कियों का नाम होता है, एक का नाम जशिला और दूसरी का नाम फसीना। अखिला अपने पिता की तरह ही नास्तिक है और उसे अपने हिंदू पहचान पर कोई विशेष लगाव नहीं है, कोई विशेष प्रेम नहीं है। लिहाजा वो जशिला और फसीना के हर तरीके से घुल मिल जाती है। उसकी बातें उसको बहुत अच्छी लगती है। जशिला और फसीना के साथ रहते रहते नास्तिक अखिला में कुछ बदलाव आते हैं। मैं नास्तिक की जगह सेक्युलर भी बोल सकती हूँ। और इस बदलाव की पहली झलक तब देखने को मिलती है जब वो गर्मी के छुट्टियों में, जो बहुत इंतज़ार रहता है स्टूडेंट्स को जो घर से दूर रहते हैं, वो घर आती है और फसीना और जशिला की तरह रोजे रखना शुरू कर देती है। नास्तिक पिता जब इसके बारे में सवाल करता है तो बताती है अपने दोस्तों के लिए वो ये सब कर रही है। वो अपने दोस्तों के लिए लंबी उम्र की कामना करती है और दोस्तों की खुशी के लिए वो रोजे का उपवास रख रही है। अखिला ईद पर अपने दोस्त फसीना और जशिला को घर बुलाती और खुद भी उनके घर ईद मनाने मालापुरम जाती है, जहां उसे जशिला के अबू बकर मिलते हैं। अबू बकर से उनकी बातचीत होती है। दोस्तों, मैं कोई कथा नहीं सुना रही हूँ, ये सच है। ईद के बाद तीनों अपने कॉलेज सलेम लौट आते हैं और अखिला में धीरे धीरे मजहबी प्रभाव बढ़ता जाता है, जिसकी झलक तब देखने को मिलती है जब उस तक उसकी दादी के गुजर जाने की खबर पहुंचती है। दादी से जुड़ी अखिला अपने दादी की अंतिम दर्शन को घर जाती तो जरूर है, लेकिन अपने परंपरा के अनुसार 40 दिन तक शोक काल में शामिल होने से साफ मना कर देती है। नास्तिक अशोकन अभी भी ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा और इसे बेटी की अपरिपक्वता समझते हैं और पढ़ाई के प्रेशर और पढ़ाई के स्ट्रेस को इसकी वजह समझते हैं। और पोती को रोका भी नहीं जाता है अपने दादी के क्रियाक्रम में रुकने के लिए। और अखिला में आते बदलाव की आंधी तब अशोकन को हिला के रख देती है दोस्तों, जब उनकी अखिला उनसे इस्लाम कबूलने की इजाज़त मांगते हुए ये कहती है कि अब्बू, इस्लाम कितना खूबसूरत रिलीजन है, कितना खूबसूरत है। पिता अशोकन इस इजाज़त से हिल जाते हैं और उस वक्त उसको डांटते हैं कि ऐसा मत बोलो, गलत है, ये सब क्या बोल रही हो, वगैरह वगैरह। अब की बार अखिला अपने कॉलेज सलेम लौटने की बात करके घर से निकल तो जाती है, लेकिन कॉलेज जाने की बजाय वो फसीना और जशिला के घर मालापुरम चली जाती है, जहां फिर उसे मिलते हैं अगेन फसीना और जशिला के अबू बकर। अशोकन को जब अपनी बेटी की इस करतूत का उसके कॉलेज से पता चलता है तो वो अबू बकर पर अपनी बेटी को बहलाने का आरोप लगाकर FIR करा देता है। अभी अंत नहीं हुआ, सुनते जाइए। FIR के बाद अबू बकर गिरफ्तार होता है और कोर्ट में पेश किया जाता है। फिर क्या लगता है आपको? वो घर आ गई होगी अखिला। इस मामले में जब अखिला को कटघरे में बुलाया जाता है तो इस अखिला कोर्ट में ये कहती है कि वो अब अखिला रही ही नहीं
बल्कि अखिला अब हदिया बन चुकी है। उसने अपना मजहब परिवर्तन कर लिया है और इस्लाम कबूल कर लिया है। वो अब अपने माता पिता अशोकन और पोन्नम्मा के साथ न रहकर अपनी नई गार्जियन जैनाब के साथ रहना चाहती है, जो इस्लाम कबूलने के बाद उन्हें मिला है। ऐसा क्या होता है उस दिन अखिला के साथ, जब वो घर के कॉलेज का बहाना करके कॉलेज ना जाकर अबू बकर से मिलती है? आखिर क्यों? क्योंकि उसके बाद से ही अखिला से हदिया बनने की धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया अपने अंतिम रिजल्ट तक पहुंच चुकी होती है। अब ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। उस दिन जब अखिला अबू बकर से मिलती है दोस्तों, तो अबू बकर उसे इस्लाम को और गहराई से और इस्लाम की खूबसूरती को और गहराई से समझने के लिए जैनाब के पास उसे भेज देती है। जैनाब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जैनाब आतंकी संगठन पीएफआई की महिला विंग की अध्यक्ष होती है और फिर वहीं पे अखिला हदिया बनती है। हदिया बनी अखिला अब कोर्ट में इसी पीएफआई अध्यक्ष जैनाब को अपना नया अभिभावक भी बता रही है और इसके साथ ही अब वो रहना चाहती है। रुकिए जरा, यहाँ पे खत्म नहीं हुई है कहानी, ध्यान से सुनिए आगे क्या होता है। जनाब बकायदा अखिला को कोर्ट के द्वारा धर्म परिवर्तन करवा चुकी होती है। कहीं से अशोकन को केरल में चल रहे लव जिहाद के रैकेट के बारे में पता चलता है। देर से पता चलता है। बेचारे सेक्युलर जो थे, किस तरह से लड़कियां प्यार के जाल में फंसाकर कैसे ISIS में भेजी जा रही है, इसका उसे पता चल जाता है। अशोकन एक बार फिर नया पिटीशन दायर करता है कोर्ट में, ताकि अखिला के साथ वो सब ना हो जो उससे पता चला है, जो वो सब सुन रहा है। इस बार भी अखिला उनके साथ जाने से मना कर देती है। वाह रे हमारे हिंदू धर्म की बेटियां, मना कर देती है और जनाब के साथ रहने की बात करती है। एक बार कोर्ट की हियरिंग में हदिया बनी अखिला एक लड़के के साथ आती है इस बार, और उसका नाम इस बार शेफीन बताती है। ये फिर से चौंकाने वाला होता है। हदिया शेफीन को अब अपना शौहर उर्फ पति बताती है। अशोकन कोर्ट से गुहार लगाता है कि उनकी बेटी को बचा लीजिए और इस खेल के गंदे जाल में फंसने से रोक लीजिए। इस खेल का मास्टरमाइंड पीएफआई अध्यक्ष जैनाब को बताता है कि ये मास्टरमाइंड है, इससे मेरी बेटी को बचा लीजिए। कोर्ट यहाँ तक फैसला अशोकन के हक में करता है। छानबीन होती है। छानबीन होने के बाद कोर्ट कहती है कि 24 साल की उम्र में, महज 24 साल की उम्र में किसी को बरगलाना काफ़ी आसान है, बहुत आसान है। इसलिए हदिया बनी अखिला अपने हॉस्टल जाए और वहाँ से फिर से पढ़ाई शुरू करे और अपनी पढ़ाई आरंभ करके उसका अंत करे, पूरी करे। इस बीच सैफीन उससे दूर रहे और उसके इस निकाह को केरला कोर्ट इस मामले को लव जिहाद का मामला बताती है दोस्तों, और सैफीन हदिया के मैरिज को कैंसिल भी कर देती है। ऐसा हुआ है। यह हिंदुस्तान का पहला केस था जिसे ऑफिशियली लव जिहाद का केस माना गया था। अब ये आपको मैं तारीख और साल के साथ दूंगी। इस मामले में लेफ्ट लिबरल तंत्र में हड़कंप मचे दिया और इस मामले में हाई कोर्ट केरला के ऑर्डर को बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लेफ्ट लिबरल के द्वारा चुनौती दी गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। हदिया के वकील बने कांग्रेसी नेता कोई और नहीं, उनके मसीहा कपिल सिब्बल,
और कौन हो सकता है? NIA की जांच कमेटी बैठी, जहां NIA ने इसे साइकोलॉजिकल किडनैपिंग करार दिया। कैसे होता है ये किडनैपिंग, साइकोलॉजिकल किडनैपिंग? ये किडनैपिंग एक बहुत नया तरीका है किडनैपिंग का, जिसे सिमिलर टू ब्रेन वॉश भी कहा जाता है दोस्तों। इट्स वेरी सिमिलर टू ब्रेन वॉश। इस किडनैपिंग पर चल रहे रिसर्च के अनुसार हमारा कंट्रोल स्विच हमारे जीन नहीं है, बल्कि हमारे आसपास का वातावरण और माहौल है, और यह बहुत आसानी से वो करने में सक्षम हो जाते हैं। अगर उसे टेक्निकली मैनेज किया गया तो हमारे विचार और धारणाएं नियंत्रित की जा सकती है। यह एक बहुत ही सोची समझी साजिश है, यानी कि हमें बिना जोर ज़बरदस्ती किए यह बहुत आसानी से करवाया जा सकता है। बदकिस्मती ये है दोस्तों कि इस किडनैपिंग को हमारा कानून गलत नहीं मानता, और नतीजा ये हुआ कि केस में कि हदिया को सैफीन के साथ रहने के लिए फिर से एक बार कोर्ट ने परमिशन दे दी, और अशोकन यह लड़ाई हार जाते हैं, और एक बार फिर से अखिला हदिया बनके सैफीन के साथ रहने लग जाती है। ये केस दोस्तों इतना चर्चित केस था कि इसे सिंबॉलिक बनाना था, इसीलिए आज भी हदिया जिंदा है, क्योंकि यह केस कोर्ट के कानून के नज़र में है और इसीलिए वो अभी तक सेफ है। लेकिन वो 32 से 50 हज़ार लड़कियां जिनकी कहानी केरला स्टोरी बनकर आने वाले 5 मई को रिलीज होने वाली है, वो लड़कियां इतनी किस्मत वाली नहीं थी, ना ही उसके परिवार वाले इतने किस्मत वाले हैं। अब ये आपको सोचना है कि अखिला के साइकोलॉजिकल किडनैपिंग की शुरुआत कब हुई, और कहीं आपके घर के लड़कियां तो इसके शिकार नहीं हो रहे? क्या आप ध्यान दे रहे हैं अपने लड़कियों पे, अपनी बहनों पे, या अपने आसपास समाज में रह रहे हिंदू बेटियों पे? जागिए, और अगर जग गए हैं तो 5 मई को रिलीज होने वाली फिल्म को लेकर सबको जगाइए। परिवार के साथ जो भी लड़कियां 18 साल से ऊपर हैं उनके साथ जाएं, ये फिल्में देखें। सिर्फ परिवार ही नहीं, मैं अपनी हिंदू बहन बेटियों को भी कहूँगी, इफ़ यू आर above 18, please go and must watch this movie. It will take hardly 2.5 hours or less than that. But trust me, this movie will definitely gonna be a life savior. Please go and must watch this movie. जय हिंद, वंदे मातरम।